हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय अर्जुनगढ़। तो आज जिस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइंस, जिसके बारे में आप सभी लोग पेरेंट्स स्पेशली बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे क्लास 1 में एडमिशन के बारे में। तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आज केवीएस के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम एडमिशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, एडमिशन से जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शेड्यूल फॉर द एडमिशन इशूड बाय केवीएस के द्वारा जो पूरा शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया। ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे। लास्ट ईयर जो पहली बार शुरू किया गया था उसी की तरह फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे। कोविड के कारण स्कूल से कोई भी फॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। क्लास 1 के सभी फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म है और क्लास 2 ऑनवर्ड्स हैं वो स्कूल की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाली जाएगी और स्कूल की वेबसाइट से उन फॉर्म्स को डाउनलोड करके सबमिट करना है। बाकी जो एडमिशन से रिलेटेड जो टोटल गाइडलाइंस हैं वो आपको केवीएस की साइट www.kvsangathan.nic.in की अवेलेबल है। इसके ऊपर क्लिक करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से गेट ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन शेड्यूल, अभी जो शेड्यूल है वो क्लास 1 के लिए और क्लास 2 से 9th के शेड्यूल जारी किया गया है। जैसा आपको पता है क्लास 10th और 12th में केवीएस में एडमिशन बच्चों फ्रेश एडमिशन नहीं होते हैं और फॉर क्लास 11th के एडमिशन तब होंगे जब क्लास 10th का रिजल्ट है वो इशू हो जाएगा। तो इस बार क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो अभी लेट होंगे, तो उसके बाद रिजल्ट्स है वो प्रोबेबली जुलाई में आएगा। तो 11th क्लास का एडमिशन उस समय होगा। तो अभी जो शेड्यूल है वो पूरा क्लास 1 और क्लास 2 से 9th के लिए है। एलिजिबल जो है बच्चों की, तो ए चाइल्ड मस्ट बी 5 years ओल्ड एज ऑन 31 मार्च। जैसे हर साल जो डेट रखी जाती है कि 31 मार्च उस पर्टिकुलर साल, तो इस साल के लिए 31 मार्च 2021 में जो फर्स्ट क्लास के जो बच्चा है उसे 5 years कंप्लीट हो जाने चाहिए। 31 मार्च या 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एक दिन का, अदरवाइज 31 मार्च को बच्चे को 5 years कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी बच्चा 5 साल से बड़ा हो और 7 साल से छोटा हो। नाउ तो एडमिशन से रिलेटेड जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। क्लास 1 के लिए जो पंजीकरण है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा 10 AM ऑनवर्ड से। तो जब केवीएस के आप साइट पे जाओगे, यदि अभी आप केवीएस की साइट पे जाते हो www.kvsangathan.nic पे जाते हो, तो वहाँ पे इस टाइप से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लॉगिन है वो वहाँ पे 1 अप्रैल को आपको दिखना शुरू होगा। तो फर्स्ट क्लास के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और टाइमिंग रखा गया है सुबह 10 AM से। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 अप्रैल है, शाम को 7 बजे तक। यानी कि टोटल 19 डेज दिए गए हैं क्लास फर्स्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो 19 डेज एक लंबा टाइम है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने तैयार करवा लेना है। सारी प्रोसेस को बहुत ही सोच समझ के फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि यदि फॉर्म में एक बार कोई भी गलती हो जाती है तो आपके बच्चे का 1 साल बर्बाद हो सकता है, उसका एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद जैसे एडमिशन रिलेटेड जो सारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो लिस्ट एडमिशन से रिलेटेड जो लिस्ट जारी की जाती है, तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनमें से जिनका सिलेक्शन हो गया और जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनकी जो पहली लिस्ट है वो 23 अप्रैल को आएगी। 23/4/2021 को फ्राइडे को पहली लिस्ट आएगी। उसके बाद मान लीजिए किसी क्लास में पर्टिकुलर बच्चे एडमिट नहीं होते हैं, उसके बाद भी सीट्स वो वेकेंट रहती हैं, तो उसके बाद जो सेकंड लिस्ट एडमिशन की वो 30 अप्रैल को आएगी। और उसके बाद भी कुछ सीट्स वेकेंट रहती हैं, जो थर्ड लिस्ट है वो 5 मई को आएगी। तो इस प्रकार से एडमिशन की शुरुआत 1 अप्रैल से, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक। एडमिशन से रिलेटेड फर्स्ट लिस्ट है वो 23 अप्रैल को, सेकंड लिस्ट है वो 13 अप्रैल को और थर्ड लिस्ट है वो 5 मई को जारी की जाएगी। अब प्रायोरिटी लिस्ट है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स इफ एनी। अब यदि कोई प्रायोरिटी लिस्ट से रिलेटेड, कोई कैटेगरी से रिलेटेड यदि कुछ भी है, यदि कोई सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं, अभी भी प्रायोरिटी कैटेगरी का मतलब है कैटेगरी 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से जो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है। तो उनसे रिलेटेड जो एडमिशन से रिलेटेड लिस्ट है वो 3 मई से 5 मई के बीच में उसे डिस्प्ले किया जाएगा 3 दिन के लिए। नेक्स्ट वन, एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजंस SC, ST एंड OBC। यदि आरटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो ऊपर पॉपअप में
मेरा दूसरा वीडियो आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसको क्लिक करके आप आरटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्लास है, उसमें 25% सीट्स हैं वो आरटी के लिए वैकेंट रहती हैं, और उस पर्टिकुलर स्कूल में जब एडमिशन से रिलेटेड डिफरेंट लिस्ट को इश्यू किया गया तो 25% सीट्स वहाँ पे फिलअप नहीं हो पाई, यानी वहाँ पे उतने जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो उन आरटी की सीट्स को, रिमेनिंग सीट्स को फिलअप करने के लिए दोबारा से एक नोटिफिकेशन 10 मई को जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 मई से 13 मई के बीच होगा। और उसके बाद जो ये केवल आरटी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि आरटी की यदि सीट्स वैकेंट रहती हैं तो उनके लिए दोबारा से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है केवीएस में, ताकि उन सीट्स को आरटी के द्वारा फिलअप किया जा सके। तो यानी कि आरटी की सीट यदि किसी स्कूल में वैकेंट रहती हैं तो पर्टिकुलर स्कूल 10 मई को दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद 10 मई से 13 मई तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है उस स्कूल में, और उसके बाद जो लिस्ट है वो आरटी से रिलेटेड जो लिस्ट होगी उसको दोबारा से इशू किया जाएगा 20 मई को। ठीक है। अब यदि हम दूसरी क्लासेज की बात करें, क्लास सेकंड से लेकर क्लास 9th की बात करें कि सेकंड से 9th के बीच की जो एडमिशन है उसके लिए कैसे होगा, तो उनके लिए जो क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स सब्जेक्ट इन ऑफलाइन मोड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर क्लास। तो क्लास सेकंड से 9th में एडमिशन तभी होगा जब वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्कूल में सीट्स हैं वो अवेलेबल होंगी, और इसका मोड इस बार ऑफलाइन मोड रखा गया है, यानी कि स्कूल से आपको फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन डाल देती हैं अपनी स्कूल की पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कि वहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास में सीट्स वैकेंट हैं, और वहीं पे आपको एडमिशन फॉर्म भी मिल जाता है जिसको आप डाउनलोड करके फिलअप करके स्कूल में सबमिट कर सकते हो। तो क्लास सेकंड से 9 से रिलेटेड जो एडमिशन की प्रोसीजर है वो आपका शुरू होगा 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच, और क्लास सेकंड से 9 के बीच जो लिस्ट है वो लिस्ट जारी की जाएगी 19 अप्रैल को एट 4 PM मंडे को। एडमिशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स और सेकंड ऑनवर्ड्स से रिलेटेड जो क्लासें हैं उनके लिए एडमिशन प्रोसेस 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच होगा, और क्लास 11th को छोड़कर अन्य सभी क्लासों के लिए जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 31 मई 2021 है। इसके बाद क्लास सेकंड से क्लास 9th में किसी भी प्रकार के एडमिशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवी एडमिशन के लिए यदि रजिस्ट्रेशन क्लास 11th में करना है तो 11th में जैसे ही 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके विद इन 10 डेज में केवी के बच्चों को मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो नॉन केवी के बच्चे यदि क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है 10th क्लास का उसके विद इन 20 डेज में उन्हें वहाँ पे एडमिट या फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। तो ये सारी बात हम तब करेंगे जब क्लास 10th का रिजल्ट जुलाई के आसपास डिक्लेयर होगा, तो उसके बाद हम क्लास 11th के एडमिशन की बात करेंगे। अभी केवल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड से 9th की डिस्कस करते हैं। अब नॉन के भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी 11th क्लास की बात है। फिर लास्ट डेट फॉर एडमिशन 11th क्लास के एडमिशन के लिए लास्ट डेट भी जब एडमिशन आएगा तो उसकी बात करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट जो नोट दे रखा है वो ये है कि लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड चिल्ड्रन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी कंपल्सरी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द केंद्रीय विद्यालय कंसर्न। कि कोई भी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय उसकी वेबसाइट और उसका नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर हर जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो उनमें से एलिजिबल जो बच्चे होंगे यानी जिन्होंने सही फॉर्म फिलअप किया होगा उनकी लिस्ट, उनमें से कौन कौन से बच्चे सिलेक्टेड हो गए उनकी लिस्ट, कौन कौन से बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहे, उन सब की लिस्ट को स्कूल के वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाना कंपलसरी होगा। इफ एनी ऑफ द डेट्स हैपन टू बी ए पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डेज शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग और क्लोजिंग डेट। यदि कोई भी लास्ट डेट यहाँ पे डिस्कस करके जैसे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ये है, फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट वो है, तो उस दिन यदि कोई पब्लिक हॉलीडे होगा तो उससे जो अगली डेट होगी वो उसे लास्ट डेट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। ये आप देख सकते हो कि एज के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे क्लास फर्स्ट में 31 मार्च को देखे हैं तो बच्चे की मिनिमम एज 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जैसे जो भी क्लास में बच्चे का एडमिशन लेना उसमें 1 ईयर्स को आप एड ऑन करते जाओगे तो बच्चे की मिनिमम और मैक्सिमम एज आपको पता चल जाएगी। जैसे सेकंड ईयर के लिए मिनिमम एज 6 ईयर्स हो जाएगी और मैक्सिमम 8 ईयर्स हो जाएगी। थर्ड क्लास में बच्चे का एडमिशन हो तो 7 और 9 ईयर्स हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आप अपने बच्चे की कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर सकते हो। नाउ द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्सेड बाय 2 ईयर्स इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। यदि कोई डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है यानी कि कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके केस में जो मैक्सिमम एज में है, जैसे मान लीजिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज 7 ईयर्स है,
तो उसमें कंसर्न स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा उसमें 2 साल की छूट उस दिव्यांग बच्चे को दी जा सकती है। ये छूट केवल दिव्यांग बच्चों को ही दी गई है। अगला जो एडमिशन है कि 15% सीट्स हैं जो रिजर्वेशन की हम बात करें, 15% सीट्स हैं वो एससी के लिए हैं, 7.5% सीट्स हैं वो एसटी के लिए हैं और 25% सीट्स हैं वो ओबीसी में। जितने भी फ्रेश एडमिशन है उनमें रिजर्व रखी गई हैं। तो यानी कि ये जो रिजर्वेशन का जो कोटा है ये केवल क्लास 1 के लिए है। आप किसी और क्लास में इस रिजर्वेशन के कोटे को क्लेम नहीं कर सकते। क्लास 1 में जो एडमिशन होगा उस एडमिशन में नॉर्मली एक क्लास में पर्टिकुलर 40 सीट्स होती हैं। तो 40 सीट्स में से 7.5% सीट्स हैं वो एसटी के लिए, 15% सीट एससी के लिए और 27% सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व रखी जाती हैं केवीएस में। जो डिफरेंटली एबल कैटेगरी होती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए 3% सीट्स का एक अलग से रिजर्वेशन होता है आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ एनवाईएस या स्टेट बोर्ड या आईसीएस हैं, उनको 11th क्लास में एडमिशन कैसे मिलता है। तो ये जब 11th क्लास के एडमिशन की बात होगी तब हम बात करेंगे। ये अगला फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, ये बात की है क्लास 10th और 12th की। तो नॉर्मली फ्रेश एडमिशन क्लास 10th और 12th में यदि कोई वैकेंसी अवेलेबल होती है तभी वहाँ पे उसकी परमिशन दी जाती है, और वो परमिशन भी स्कूल लेवल पे नहीं बल्कि जो कंसर्न रीजन होता है उसका जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है उनकी परमिशन से वहाँ पे एडमिशन के लिए परमिशन दी जाती है क्लास 10th और 12th में। तो उसके लिए आप डायरेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि कंसर्न जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे जाके एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। अगला जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे हमने बात की कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगी। तो केवीएस की जो वैकेंसी अराइज है उनमें आप डायरेक्ट केवीएस की जो एडमिशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो केवीएस के ऊपर जो लिंक दिया जाएगा, साथ ही एक गूगल में एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर एक गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप भी दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर अपनी फॉर्म को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। जो सारा क्लास 1 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जब भी पोर्टल लाइव होगा यानी कि 1 अप्रैल को 10 o'clock सुबह मॉर्निंग ये पोर्टल आपका शुरू होगा, तो उसके बाद इसमें आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब अटेस्टेड कॉपी टू बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आपको जैसे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम प्रूफ है, इन सब की आपको अटेस्टेड कॉपी हैं वो अपलोड करनी होंगी, तो वो हमेशा तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो बच्चे का प्रूफ ऑफ एज है कि बच्चे की एज जैसे मिनिमम एज 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए बच्चे के एक बर्थ सर्टिफिकेट की इशू होती है। ये बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल से हो, हॉस्पिटल से हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हो, विलेज पंचायत से हो, मिलिट्री हॉस्पिटल से हो, या जो डिफेंस पर्सनल है उनके सर्विस रिकॉर्ड हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का हो, वहाँ से आपको एक इस प्रकार का बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा जिसकी अटेस्टेड कॉपी आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगला जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होगा क्लास 1 के लिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान लीजिए क्लास 1 में एडमिशन के टाइम आपके पास बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यानी बच्चे के नाम से उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस समय पेरेंट्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और एडमिशन होने के बाद विद इन 3 months में उन्हें अपने बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। यानी कि इस समय यदि आपके बच्चे के नाम से कोई जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो वो उसकी जगह आप अपने नाम से जो जाति प्रमाण पत्र है उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसकी अटेस्टेड कॉपी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद 3 months के जब बच्चे का एडमिशन हो जाए तो उसके विद इन 3 months में आपको बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके स्कूल में सबमिट करना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं कैटेगरी 1 में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पिछले 7 साल में जितने भी ट्रांसफ़र्स हुए हैं उन ट्रांसफ़र से रिलेटेड और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही है जो डेजिग्नेशन है उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट वो अपने ऑफिस से बनवा कर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यदि डिफेंस एम्प्लॉय जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो वो अपना जो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट कर सकते हैं। साथ ही प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको सबमिट करना होता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फ़ोन बिल है, या फिर आपके नाम से आपके घर की रजिस्ट्री है, या फिर मान लीजिए आप किराए के घर में रहते हैं तो उसमें आपकी लीज आपकी होगी या किरायानामा आपने बनवा रखा होगा, तो इस प्रकार कोई भी सर्टिफिकेट आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला ये है कि केवल रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको राइट टू एडमिशन मिल गया है, कि आपको एडमिशन दिया गया है। किसी भी तरीके से जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उनको नॉर्मली रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते समय सभी प्रकार की सावधानी रखें।
जब 1 अप्रैल से एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर शुरू होगा ऑनलाइन, तो उस समय एक नया वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे आप किसी प्रकार की गलती ना करें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय। और एडमिशन होने के बाद जब यदि मान लीजिए एडमिशन लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी आपको स्कूल में लेके आनी होती है, और वहाँ पे सभी सर्टिफिकेट्स को पहले वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद ही एडमिशन की गारंटी होती है। अब क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन है उसका मेथड क्या है, तो देखिए क्लास फर्स्ट में जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती है, तो सबसे पहले जो एडमिशन होता है वो 25% सीट्स हैं जो कि आरटी के लिए रिजर्व्ड हैं, यानी राइट टू एजुकेशन के लिए, वो फिलअप की जाती हैं। तो आफ्टर एडमिशन टू स्टूडेंट्स अंडर आरटी एक्ट फॉलोड बाय डिफरेंटली, आरटी के एडमिशन होने के बाद जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड सीट्स हैं उनको फिलअप किया जाता है। उसके बाद कैटेगरी 1 से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद कैटेगरी 2, उसके बाद कैटेगरी 3, उसके बाद कैटेगरी 4, देन कैटेगरी 5। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास की स्ट्रेंथ 40 होती है, तो आरटी की 25% सीट्स यानी 10 सीट्स हैं वो आरटी में चली जाएंगी। एससी का 15% रिजर्वेशन है, तो 6 सीट वहाँ पे चली जाएंगी। 7.5% सीट एसटी की हैं, 3 सीट उनके लिए हो जाएंगी, और 27% सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए, तो 11 सीट्स हैं वो उनके लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि टोटल 26, 3, 9, 10 की 30 सीट्स, 40 में से 30 सीट्स तो रिजर्वेशन में चली गई, आपके लिए क्या बचेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो 10% जो आरटी का कोटा होता हुआ है, उसमें भी कई बार एससी और एसटी और ओबीसी से रिलेटेड कैंडिडेट्स का एडमिशन हो जाता है। तो नॉर्मली ये एक प्रकार से हम देखें तो 20% सीट्स हैं वो ही रिजर्वेशन में जाती हैं, 20% सीट्स फिर भी ओपन रहती हैं। अब इन बची हुई 20% सीट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो कि कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 1 में वो एम्प्लॉय आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है, वो आपके कैटेगरी 1 एम्प्लॉयज़ होते हैं। कैटेगरी 2 में वो आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, जैसे बैंकिंग में काम करते हैं, किसी पीएसयू में काम करते हैं। कैटेगरी 3 में वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कैटेगरी 4 में वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं। और कैटेगरी 5 में जो बचे हुए जिनका खुद का बिजनेस है या कोई शॉपकीपिंग का काम करता है, जो भी प्राइवेट जॉब्स करते हैं, वो सारे कैटेगरी 5 में आते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि आपके बच्चे की केवीएस में एडमिशन से रिलेटेड की। उसके बाद सबसे पहले कैटेगरी 1 के बच्चे का एडमिशन होगा, उसके बाद कैटेगरी 2 का, देन कैटेगरी 3, देन कैटेगरी 4, देन कैटेगरी 5। तो देखिए जिस प्रकार से जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि आफ्टर क्लोजिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन द सब्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लॉटरी बाय ईच केंद्रीय विद्यालय, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद जो लॉटरी निकाली जाती है बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड, वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले आरटी की लॉटरी निकाली जाती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट वालों की। उसके बाद जो डिफरेंटली एबल यानी कोई दिव्यांग बच्चा तो उससे रिलेटेड लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 1, उसके बाद कैटेगरी 2, उसके बाद एससी की यदि कोई सीट्स वैकेंट रह गई है तो उसकी लॉटरी होगी। फिर एसटी से रिलेटेड कोई सीट वैकेंट है तो उसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद ओबीसी से रिलेटेड यदि कोई सीट्स वैकेंट है तो उसकी लॉटरी होगी। फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी 5। अभी केवीएस में केवल कैटेगरी 5 तक एडमिशन होते हैं, कैटेगरी 6 अब बंद हो चुकी। तो ये बात की गई है फर्स्ट लॉट की, कि फर्स्ट लॉट में जैसे हमने बात की कि 40 सीट्स हैं क्लास में, तो 10 सीट्स हैं वो आरटी के अंडर चली जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉट होगा, फिर सेकंड लॉट और फिर थर्ड लॉट। तो इस प्रकार से एडमिशन केवीएस में किए जाते हैं। अब डिसएडवांटेज ग्रुप, तो नॉर्मली आरटी में जो प्रोविज़न है उस आरटी में कई सारे ग्रुप शामिल होते हैं। तो उनमें आरटी में कौन कौन बच्चा आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो चाइल्ड बिलोंगिंग टू ए डिसएडवांटेज ग्रुप्स मीन ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, यानी यदि कोई बच्चा शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, एसटी से रिलेटेड है, या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से है। एससी और एसटी के बच्चे के चाहे पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो, वो भी चाहें तो आरटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, आरटी के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कोई भी बच्चा यदि वो एससी से बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करता है, या फिर वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, या कुछ दूसरे ग्रुप से रिलेटेड है जिसकी कि डिसएडवांटेज ओविंग टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, जेंडर और सच अदर फैक्टर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट by notification section 2D of RT Act. Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provisions mentioned in RT Act 2009 as or defined by the concerned state government. तो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसेबिलिटी की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेबल बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा।
डिसएडवांटेज के लिए जैसे मान लीजिए किसी के पास पर्टिकुलर बीपीएल कार्ड है या फिर तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया जो पर्टिकुलर स्टेट की जो इनकम लेंथ होती है उससे रिलेटेड एक इनकम सर्टिफिकेट यदि उसके पास है तो वो बच्चे भी आरटी में एडमिशन ले सकते हैं। वीकर सेक्शन की डेफिनेशन यदि हम और बात करें तो चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच ए पेरेंट और गार्जियन declared by court or statute whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government by notification। अब इसमें अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका अलग अलग नोटिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक ये बोल रखा है कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट में नोटिफिकेशन है कि पर एनम किसी पेरेंट्स की इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो वहाँ पे उसको वीकर सेक्शन में कंसिडर किया जाता है। किसी स्टेट में हो सकता है कि वो इनकम का थ्रेशोल्ड 2 लाख रुपए हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तहसील ऑफिस से मिल जाएगी। तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो तहसील ऑफिस से एक इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लें और उसके बाद आरटी के अंडर आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ पे उस इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। अब नेबरहुड के लिए तो नेबरहुड में यदि आप सिटी वगैरह में रहते हो तो यदि आपका घर 5 किलो स्कूल से 5 किलोमीटर की रेडियस में है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और यदि आप किसी ग्रामीण इलाके में कोई केवी है तो वहाँ पे नेबरहुड का मतलब होता है कि स्कूल के 8 किलोमीटर की रेडियस में आप रहते हो। रेडियस का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये पर्टिकुलर ये स्कूल है और इसकी रेडियस ये हो गई। इस स्कूल के चारों तरफ यदि आप 5 किलोमीटर के इलाकों में रहते हो तो आपका नेबरहुड है। तो यदि आप 5 किलोमीटर्स की रेंज में रहते हो शहरों में तभी आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए उस स्कूल में, क्योंकि आजकल गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि कौन सी पर्टिकुलर जगह कितनी डिस्टेंस के ऊपर है उस पर्टिकुलर केवी से। अगला फी और अदर बात करें तो आरटी के अंडर जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है क्लास 8 तक। तो ये सब बातें एक आरटी से रिलेटेड अलग से मैंने वीडियो बना रखा है उसमें सारा मैंने बता रखा है, वो आप वीडियो आप देख सकते हो कि आरटी के बच्चों को एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है नोटबुक है जो स्टेशनरी आइटम है उन सब का पैसा भी उसे रिम्बर्स किया जाता है। साथ ही उसे यूनिफॉर्म और उसका जो ट्रांसपोर्ट यानी उसके घर से स्कूल आने और जाने का जो खर्चा होता है वो भी उसे प्रोवाइड किया जाता है आरटी के तहत, और उसे ना ही किसी प्रकार की स्कूल की फ़ी पे करनी होती है। क्लास 2 से 8 तक के एडमिशन का सिंपल सा एक ही बात है, क्लास 2 से 8 तक एडमिशन तभी होता है जब उस पर्टिकुलर क्लास में कोई वैकेंसी होती है। तो और उसके बाद उसमें जो प्रायोरिटी कैटेगरी यानी क्लास 2 ये जो अभी तक जो भी रिजर्वेशन की हम बात कर रहे थे आरटी की बात कर रहे थे ये सारी केवल क्लास 1 के ऊपर लागू होती है। क्लास 2 से 8 तक एडमिशन में सिंपल सा कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है कि सबसे पहले जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा, फिर कैटेगरी 2 को, फिर कैटेगरी 3 को, फिर कैटेगरी 4 को और लास्ट में कैटेगरी 5 का नंबर आता है। 9th क्लास में जो एडमिशन होता है उसके लिए भी कैटेगरी वाइज अलग से एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाती है। साथ ही 9th क्लास में एक एडमिशन टेस्ट भी रखा जाता है जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है बच्चे का। इस एडमिशन टेस्ट में भी उसे पास होना ज़रूरी होता है 9th क्लास में एडमिशन के लिए। तो ये भी ध्यान रखिए क्लास 1 से 8 तक किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्लास 9th में एडमिशन के लिए एक एडमिशन टेस्ट भी बच्चे को देना होता है। देयर विल बी ओनली 1 पेपर ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑफ 3 hours ड्यूरेशन एंड 100 मार्क्स कि 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 3 घंटे का टाइम होगा जिसमें कि हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स होंगे और कैंडिडेट्स को उसमें कम से कम 33% मार्क्स हैं वो उसमें क्वालिफाई के लिए आने चाहिए। साथ ही यदि कैंडिडेट्स SC ST या दिव्यांग कैटेगरी से है तो उसे एडमिशन के लिए कम से कम 25% मार्क्स होने चाहिए। यदि ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बेस पे फिर एडमिशन लिया जाएगा। क्लास 11th का एडमिशन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी 10th के रिजल्ट आने में टाइम है, उसके बाद क्लास 11th के एडमिशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये भी क्लास 11th से रिलेटेड है। एडमिशन अंडर HRM कोटा, ये सारी जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती है तो उसके बाद जो माननीय जो सांसद महोदय होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके रिकमेंडेशन से भी KVS में सीट्स होती हैं। तो एक पर्टिकुलर MP है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 सीट्स की रिकमेंडेशन कर सकता है जो है। तो जब सारी एडमिशन प्रोसेस हो जाए और उसके बाद भी यदि आपके बच्चे का कहीं भी एडमिशन में किसी लिस्ट में नाम नहीं आता है तो HRM कोटा में एडमिशन कैसे होता है यानी पार्लियामेंट मेंबर से एडमिशन कैसे करवाया जाता है MP से, तो उससे रिलेटेड मेरा एक अलग से वीडियो है वो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो होपफुली फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बीइंग एज ए KVS टीचर आई एम मोर कंफर्टेबल टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। यू कैन पुट इट इन कमेंट सेक्शन. I will try to sort out all your doubts. Thank you. Bye bye.